अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की शख्सियत है। ये शख्सियत मुल्क के नुमाया कायदीन में सर फहरिस्त है और दोस्तों मुल्क के बड़े तंजीमों में से तंजीम जमीयत उलमा हिंद के दो ग्रुपों में से एक ग्रुप के सदर जिनका नाम मौलाना महमूद मदनी, जिनसे आप कुछ न कुछ वाकिफ़ होंगे। पहले दोस्तों, आज आपके सामने मौलाना महमूद मदनी के हवाले से बात करने के लिए इसलिए बैठना पड़ा कि आपको मालूम है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की जानिब से एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे जवाबात दिए गए जिससे उम्मत इंतशार का शिकार हो चुकी है, उम्मत में बिखराव है, उम्मत कौम एक दूसरे पे ताना दे रही है, कौम एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रही है। इनके बयानात के बाद, इनके स्टेटमेंट के बाद खुद इनके पर्सनल लाइफ पे इस कौम की तरफ से कीचड़ उछाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ज़रूर समझा कि आपके सामने इस बात को रखी जाए कि मौलाना महमूद मदनी वक्तन फवक्तन हस्ब मौका अपने बयानात इस तरीके के देते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें इससे हट के सोचना चाहिए कि क्या हमारी इस तरह के बयानात, हमारी इस तरह की सोच, हमारे इस तरह के ख्यालात किसी ऐसे शख्स के लिए होनी चाहिए। इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हमारे मुल्क के अंदर, हमारी उम्मत कौम की सतह पे और इंसानियत लेवल पर भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मौलाना महमूद मदनी, इनकी खुसूसियत यह है कि जब भी कौम के अंदर यानी उम्मत जब किसी संगीन मसले का शिकार रहती है, उम्मत मुसलमा इस मुल्क के अंदर जब भी किसी संगीन मसले का, किसी संगीन प्रॉब्लम को लेकर शिकार रहती है, उसमें डूबी रहती है, तब उस वक्त मौलाना महमूद मदनी आते हैं और कुछ ऐसे बयानात दे डालते हैं, कुछ ऐसे बयानात, कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा आपस में तकसीम हो जाती है। दोस्तों, मैंने इसको खुसूसियत बोला, इसको आप समझ सकते हैं, ये इनकी खुसूसियत है कि जब भी कौम इस तरह के हालात, इस तरह के सिचुएशन आते हैं, कौम हालात को लेकर परेशान रहती है, तब मौलाना महमूद मदनी आते हैं और इस तरह के बयानात देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। उनके बयानात देने के बाद उम्मत का हाल, रिजल्ट कैसे होते हैं आप अंदाज़ा आजकल लगा सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ख़ासकर नौजवान तबका, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान तबके के जानिब से जो कमेंट्स, जो ख्यालात, जो थॉट्स आ रहे हैं, उम्मत को तकसीम करने वाली है। मौलाना महमूद मदनी के बयानात तो वैसे तकसीम करने वाली है, लेकिन इसके बाद हमारे कौम का हाल यह है कि हमें से हर शख्स किसी दूसरे फील्ड से रहता है। कोई स्टूडेंट है, हमें से हर शख्स जो हमारा फील्ड है, हम अपने फील्ड से हट कर बात करते हैं, यानी हम सियासत के पहलू पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और दिल से सियासत के पहलू पे, सियासत पे बात करते हैं। ये एक हकीकत है। इसलिए हमारी कौम जो कि सियासत में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रही है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी के जो बयानात एक पॉडकास्ट के अंदर रिलीज़ हुआ, उसके बाद उम्मत के, कौम के नौजवान तबका, ऐसे ऐसे अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा भी नहीं है और ना वह किसी बड़े ओहदे पे फायज है, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे फ़र्द मौलाना महमूद मदनी के हवाले से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्रिटिसाइज, तनकीद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जब भी उम्मत किसी मसले का शिकार रहती है, उस वक्त मौलाना महमूद मदनी की जानिब से इस तरह बयानात दिए जाते हैं और माजी से इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि उम्मत मुस्लिमा में यह बिखराव पैदा होता है, उम्मत मुस्लिमा मुनक़सिम हो जाती है, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है। असल मसले पे, असल प्रॉब्लम पे तवज्जो देने के अलावा मुस्लिम कौम एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगते हैं, जैसा कि आजकल मौलाना महमूद मदनी के बयानात के बाद देखा जा रहा है। दोस्तों, आखिर वो बयान क्या है, आखिर वो स्टेटमेंट क्या है जो मौलाना महमूद मदनी के जानिब से दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ, 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल नामुनासिब, अनबियरेबल होती, अनबियरेबल, बिल्कुल अनबियरेबल, कई सारे बयान। दोस्तों, वो बयानात, वो स्टेटमेंट मौलाना महमूद मदनी की जानिब से ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मौलाना महमूद मदनी का जाना एक ऐसे पॉडकास्ट में हुआ जिसका आप बैकग्राउंड को खंगालेंगे, देखेंगे तो इससे आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उस पॉडकास्ट, उस चैनल का मकसद इस्लामी फोबियो को बढ़ावा देना है, मुसलमानों को बदनाम करना है। वैसे तो अगर कहा जाए तो ऐसे पॉडकास्ट में, ऐसे चैनल में अच्छे शख्स, एक बाइज्जत शहरी ऐसे पॉडकास्ट में जाना गवारा नहीं करेगा, लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने इस पॉडकास्ट में जाना इंतखाब किया। इनका अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी का जाना ऐसे पॉडकास्ट में जिसका मकसद इस्लामी फोबियो को बढ़ावा देना है,
वहाँ पे आप जाकर और वहाँ पे प्री प्लान जो क्वेश्चन तैयार होते हैं उस क्वेश्चन का सामना करते हुए आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट रिलीज किए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जारी किए जिससे उम्मत आज इंतशार का शिकार हो चुकी है। वह स्टेटमेंट वह जुमले इस तरीके के थे। वैसे तो बहुत सारे बातें वहाँ पे मौलाना महमूद बद्दी ने बताई, क्वेश्चंस का फेस किया, क्वेश्चन को जवाब दिया, आंसर किया, लेकिन उसमें चंद ऐसी बातें हैं जो काफ़ी डेंजरस खतरनाक मालूम पड़ते हैं। पहली सीए एनआरसी के हवाले से पूछा गया पॉडकास्ट के अंदर कि सीए एनआरसी एनपीआर के हवाले से आपके क्या ख्यालात, आपके क्या तसव्वुरात, आपके थॉट्स क्या हैं। तो दोस्तों मौलाना महमूद बद्दी ने कहा कि हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है, जमीयत उलमा हिंद इसके लिए तैयार है कि मुल्क के अंदर सीए एनआरसी एनपीआर होना चाहिए। दोस्तों आपको मालूम होगा कि आज से चंद साल पहले सीए एनआरसी के हवाले से जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट एहतजाज हुए थे, आखिर क्यों हुए थे? हम सबका मौक़िफ़ भी ये नहीं है कि सीए एनआरसी नहीं होना चाहिए। उस वक्त जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए इसलिए हुए थे कि सीए के अंदर जो कानून था वो रिलीजन के नाम पर था, मज़हब के नाम पे था, धर्म के नाम पे था। यानी कहा जा सकता है कि उसके अंदर एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था रिलीजन के नाम पे। और हमारा मुल्क एक जमहूरी, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। तो दोस्तों इसलिए हमने उस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान जमहूरियत को मानते हैं, जमहूरियत को फॉलो करते हैं और जमहूरियत इज़ द सोल ऑफ आवर कंट्री, हमारा कंट्री का रूह है। तो दोस्तों उस वक्त जो सीए एनआरसी एनपीआर की मुखालफत की गई थी इसलिए कि उस कानून के अंदर रिलीजन के नाम पे भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन दोस्तों मौलाना महमूद बद्दी ने यह गलती कर दी कि हम पूरे तरीके से सीए एनआरसी एनपीआर के साथ खड़े हैं, मुल्क की ज़रूरत है, होनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं आपको बतानी है। क्वेश्चन ये हुआ कि मौलाना महमूद बद्दी साहब आप बताइए आपके ख्यालात, आपके थॉट्स क्या हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से। यानी क्वेश्चन हुआ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। तो दोस्तों मौलाना महमूद बद्दी ने जवाब दिया, आपने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुल्क को बांटने की राजनीति, मुल्क को तकसीम करने का सियासत करते हैं। यार दोस्तों मौलाना महमूद बद्दी ने यहाँ तक बस ना किया, बल्कि इन्होंने यह कह डाला कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जलसे में, भाषण में, इजलास में जो लोग आते हैं वो लोग पागल हैं, पागल किस्म के लोग ही उनके जलसों में आया करते हैं। जो भीड़ आती है वह पागलों की भीड़ होती है। अच्छे लोग, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड लोग, मुहज़्ज़ब लोग कभी भी असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में, रैलियों में नहीं जाया करते हैं। मुसलमानों की लीडर, मुसलमानों की क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों के लीडर हो ही नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों मौलाना महमूद बद्दी ने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए। गुज़श्ता दिनों में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए, जैसा कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया, मौलाना महमूद बद्दी ने उसको एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर आए, वहाँ के लोगों ने उनको एक्सेप्ट ना किया। दोस्तों ये इनको अपने लॉजिक थे। प्यारे दोस्तों ये चंद बातें थी जो मौलाना महमूद बद्दी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से। दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क हिंदुस्तान में जो भी पार्टियाँ हैं उनको हक है, फंडामेंटल हक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, हमारा आइन इजाज़त देता है कि आप कहीं भी मुल्क के अंदर इंतखाबात में शामिल हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे मौके पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से मौलाना महमूद बद्दी का जो तर्क, जो बयान है, सरासर नामुनासिब मालूम पड़ता है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। पहले दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात है औकाफ वक्फ बोर्ड को लेकर कि मौजूदा हुकूमत का मंशा वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से क्या है। मौके पे अगर मुल्क के अंदर मुसलमानों की सियासत, मुसलमानों की क़यादत अगर कोई कर रहा है तो इससे कोई इनकार नहीं कि वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM है। दोस्तों आप किसी भी पार्टी, किसी भी तंजीम को फॉलो करने वाले हों, लेकिन आप कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर मुसलमानों की अगर कोई आवाज़ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इससे तो किसी का इनकार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों अब इनके बयानात के बाद ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज, तनकीद का कीचड़ उछालने का एक सैलाब आ चुका है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान में खासकर जो हमारा मुस्लिम कौम, इनका हालात कैसा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी आप किसी सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम जैसे जिनका कोई काम नहीं है, कोई एक मौका आता है तो हम कीचड़ उछालने से गुरेज नहीं करते। दोस्तों ऐसा ही देखा जा रहा है कि मौलाना महमूद बद्दी के बयानात के बाद, स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया खा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तमाम पे सैलाब आया हुआ है क्रिटिसाइज, तनकीद का, मजम्मत करने का, कीचड़ उछालने का। बहुत कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मौलाना महमूद बद्दी
स्टडी पीरियड में, पढ़ाई के टाइमिंग में फेल हो गए थे और क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, ये तो मुनाफिक है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। यहाँ तक कि मैंने देखा कुछ तो ऐसे हैं जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट इदारे से पढ़ कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी बदकार है, यानी उलमा सू के अंदर मौलाना महमूद मदनी को करदाना जा रहा है कि मौलाना महमूद मदनी उलमा सू के फ़हरिस्त में आते हैं, यानी बुरे उलमा के फ़हरिस्त में आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा ये मौक़िफ़, हमारी ये सोच, हमारी ये ख़यालात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनसे डिसएग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हैं या गलत मान सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट को लेकर आप इतने दर्जे तक नहीं गिर सकते कि आप उलमा सू के फ़हरिस्त में मौलाना महमूद मदनी को डालें। आप ऐसा काम कर रहे हैं, उलमा सू के फ़हरिस्त में मौलाना महमूद मदनी को शुमार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये खुद अपने आप पे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि मौलाना महमूद मदनी के बयानात के बाद जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े तंजीम, यहाँ तक कि जमीयत उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद का क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नवाबानी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या कह रहे हैं, आप खुद यहाँ सुन सकते हैं। शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नजरियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीका मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीद रिसालत का मसला है, और यकीनन अलाउद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। दारुल उलूम के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नवाबानी मदनी साहब के बयान से बिल्कुल ला इत्तफाक, डिसएग्री कर रहे हैं कि मदनी साहब का जो बयान है इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, इससे मैं ना इत्तफाक रखता हूँ। आप यहाँ के ऑडियो क्लिप को पूरी तरीके से सुन सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से एक इस्लामिक स्कॉलर जिनका नाम मुफ्ती इस्माइल है, जो दारुल उलूम के शूरा के मेंबर भी हैं, उनका भी क्या कहना है, उनका क्लिप मौलाना महमूद मदनी के हवाले से उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनके थॉट्स क्या हैं, आप उनकी भी क्लिप को यहाँ आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। यार दोस्त, मुफ्ती इस्माइल MIM के लीडर हैं महाराष्ट्र से। मौलाना महमूद मदनी एक तरह से मेरे साथी हैं, यहाँ तक कि मेरे 1 साल या 2 साल जूनियर हैं। इनके इस तरह के बयानात दिए जाना सरासर गलत है। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, ना इत्तफाक़ी जाहिर करता हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े तंजीम, जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, यहाँ तक कि हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातहुम अल-आलिया, उनका भी कहना है मौलाना महमूद मदनी साहब को रिटायर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। दोस्तों, यकीनन मौलाना महमूद मदनी की जानिब से जो इस तरीके के बयानात वक्तन फवक्तन वक्त पे दिए जा रहे हैं और दिए गए हैं माजी में, यकीनन कौम को बांटने वाला बात है। मौलाना महमूद मदनी साहब को इन बयानात, इस तरीके के बयानात से बचनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियो का मौक़िफ़, मेरा वीडियो का मैसेज, मेरा वीडियो का पैगाम, मेरा वीडियो का हदफ, मकसद आज का यह है कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं या जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सियासी जहन के हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका काम है अपने बातों को रखना। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर हम इतना भी न गिर जाए कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को, यहाँ तक कि मौलाना महमूद मदनी हो, उन पर कीचड़ उछालना ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि हमें नहीं बोलना चाहिए कि मौलाना महमूद मदनी एक दानिश्वर, एक इस्लामिक स्कॉलर है और हाजिर जवाब शख्स में इनका शुमार होता है।
آپ ان کا حاضر جوابی کا بہت سی مثال یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جمعیت جو آپ کی سنستھا ہے وہ لڑکیوں کو برقعے میں رکھنے کے حق میں ہے، لڑکوں سے الگ پڑھانا چاہتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکیوں کو ایکول اپارچونیٹیز ملنی چاہیے اور برقعے سے آزادی ملنی چاہیے؟ میرا ماننا یہ ہے برقعے سے آزادی ملے یا نہ ملے، اس کو تعلیم ضرور ملنی چاہیے، شکشا ضرور ملنی چاہیے۔ کوئی بچی ہے جس نے برقع نہیں پہنا، جیسے آپ ہی ہیں، آپ کو پڑھنے کی پوری اپورچونٹی ملنی چاہیے اور ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ سیف فیل کریں۔ آپ کی بہن یہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ پڑھتے ہوں، تو میرا ماننا یہ ہے پڑھائی ضروری ہے، چاہے ہمیں لڑکی کے لیے الگ سے صرف لڑکیوں کا انسٹیٹیوٹ کھڑا کرنا پڑے، پر پڑھائیں گے ضرور۔ اور مزید ان کے بارے میں حاضر جوابی کو لے کر، قوم کی خدمات کو لے کر جاننا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی کے حوالے سے جو باتیں دی گئی ہیں یقیناً سراسر نہیں ہونی چاہیے، قوم کو تقسیم کرنے والی باتیں ہیں، قوم میں انتشار بکھراؤ کرنے والی باتیں ہیں، باتوں سے انہیں گریز کرنا چاہیے، یا اس طرح کے جو چینلز جو پوڈ کاسٹ ہیں جو اسلامی خوبیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں چاہنا چاہیے۔ اس طرح کے پوڈ کاسٹ میں کوئی سویلائزڈ مہذب لوگ جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔